वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज के इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। इसमें सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। तो पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट में वो कहता है कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हमारे पास डिफरेंस है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, क्या पैदा करेंगी। तो अब इसमें यहाँ पर ये डायग्राम मैंने बनाई है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि दो फोर्सेस हमारे पास ए और बी हैं जो कि हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो ए का है वो इस तरह से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया। इसी तरीके से जो बी हमारे पास फोर्स है इसका जो है डॉटेड लाइन से इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो हमेशा जब भी दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हमारे पास होती हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं होगा, तो वो हमेशा जो है वो कपल प्रोड्यूस करेंगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो बी ऑप्शन होगा, इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर। अब इसके मुताबिक ये कहता है कि स्टेटमेंट के मुताबिक कि हेड टू टेल रूल के मुताबिक कितनी जो है वो फोर्सेस को ऐड किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको पीछे जो है वो टॉपिक के साथ ब्लॉक के अंदर ये बात मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पेज नंबर 87 पर हमारे पास हेड टू टेल रूल का जो है वो टॉपिक है। उसके साथ ही यहाँ पर ये बात मेंशन की गई है कि इट शुड बी नोटेड दैट हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस, यानी इसके ज़रिए से हम बहुत सी जो फोर्सेस हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास डी होगा, यानी एनी नंबर ऑफ फोर्सेस जो है वो हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड की जा सकती हैं। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स आर। अब इसमें कहता है कि एक फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने हो सकते हैं। तो लेट्स सपोज कि अगर ये कोई फोर्स हमारे पास किसी खास एंगल पर है तो इसके दो ही कंपोनेंट हमारे पास होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। एक हमारे पास होगा एफ वाई एक्सिस, एक और दूसरा एक्स एक्सिस, एफ एक्स एक्सिस भी हम उसको कह सकते हैं। तो इसके दो ही हमारे पास जो है वो इसके कंपोनेंट्स होंगे। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी। तो अब ये न्यूमेरिकल बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है। इसके अंदर वो बताता है कि एक फ़ोर्स जो हमारे पास है वो 10 न्यूटन की है और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो 30 न्यूटन का एंगल जो है वो बनाती है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिसके ज़रिए से आप इसको किस तरह से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि लेट्स सपोज के वो डायग्राम कुछ इस तरह से है कि एक फ़ोर्स जो है वो हमारे पास 10 न्यूटन की है और वो 30 डिग्री एंगल बनाती है एफ एक्स या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो उसका जो एफ एक्स या हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हमारे पास होगा उसकी वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन और एंगल हमारे पास दिया गया है 30 डिग्री। तो एफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो एफ एक्स का जो फार्मूला होता है वो है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो एफ़ की जगह हम जो उसकी वैल्यू है हमारे पास 10 और कॉस और उसके साथ जो है वो थीटा की जगह वो एंगल आएगा। तो cos 30 मल्टीप्लाई अगर हम 10 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 8.66। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 8.7 न्यूटन आएगा। तो इस तरह से जो इस एमसीक्यूज़ का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, 8.7 न्यूटन। अब इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय। वो कहता है कि एक कपल जो है वो कब बनता है। ऑप्शन ए हमारे पास है टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी जब दो फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ऑप्शन बी हमारे पास है टू लाइक पैरेलल फोर्सेस। ऑप्शन सी हमारे पास है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इन द सेम लाइन। और ऑप्शन डी हमारे पास है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये कभी भी कपल जो है वो नहीं बनाएंगे। उसके अलावा टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, ये भी कभी कपल जो है वो नहीं बनाएंगी, क्योंकि कपल के लिए जो ज़रूरी कंडीशन है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अ कपल इज़ फाउंड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो एक तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का होना ज़रूरी है, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन, यानी उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो तब जाकर जो है वो एक कपल फॉर्म करेंगी। तो इस डेफिनेशन की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम देखें
तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। तो डी ऑप्शन को जो है वो आप मार्क करेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स, वो कहता है कि एक बॉडी जो है वो कब इक्विलिब्रियम में होगी। ऑप्शन ए हमारे पास है एक्सेलेरेशन इज़ यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी हमारे पास है स्पीड इज़ यूनिफॉर्म, ऑप्शन सी हमारे पास है स्पीड एंड एक्सेलेरेशन आर यूनिफॉर्म, और ऑप्शन डी हमारे पास है एक्सेलेरेशन इज़ ज़ीरो। तो इक्विलिब्रियम के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में तब होती है जब या तो वो अगर रेस्ट में है या अगर मोशन में है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलेरेशन जो है वो ज़ीरो होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास डी ऑप्शन होगा, एक्सेलेरेशन इज़ ज़ीरो। उसके बाद 7th MCQ को हम उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी जो है वो कब होगी, जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा। इज़ एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन, ऑप्शन बी हमारे पास है इज़ एट द लोएस्ट पोजीशन, कीप इट्स हाइट इफ़ डिस्प्लेस्ड, और डी ऑप्शन हमारे पास है इज सिचुएटेड एट इट्स बॉटम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के हवाले से अगर हम देखें तो कोई भी बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में तब ही होती है जब अगर उसको डिस्प्लेस करवा कर जो है अगर छोड़ा जाए तो वो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद 8th MCQ जो कि इस चैप्टर का लास्ट MCQ है, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय। अब रेसिंग कार्स जो है वो किस तरह से स्टेबल बनाई जाती हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है इंक्रीजिंग देयर स्पीड, क्या उनकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी हमारे पास है डिक्रीजिंग देयर मैस, क्या उनके मैस को कम किया जाता है। या सी हमारे पास है लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और डी हमारे पास है डिक्रीज देयर विड्थ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास है उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, वो सी ऑप्शन है जिसको आपने मार्क करना है। उसकी वजह क्या है, वो क्यों है। तो रेसिंग कार्स जो हैं उनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचा किया जाता है, लोअर किया जाता है, ताकि उनको जो है वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल की जा सके। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।